सो हे एवरीवन, आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी पॉइंट में। तो गाइस, आप लोगों के लिए मैं लेकर आई हूँ रेलवे ग्रुप डी 2026 का जीके जीएस का आपका ब्रह्मास्त्र सीरीज लेकर आई हूँ, जो आप सभी स्टूडेंट के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। और ये जो सेशन है, ये आपके प्रीवियस ईयर सेट के अकॉर्डिंग इसे तैयार किया गया है। तो आप सभी से यही रिक्वेस्ट है कि चीजों को नोट करिए एंड देन आपको उसका रिवीजन करना है, क्योंकि किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेने के लिए ये सबसे इम्पोर्टेंट चीज है। ठीक है, जो चीज आपको नहीं पता है उसको नोट करिए एंड उसका रिविजन करिए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और अपने पहले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो आज का हमारा पहला प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर 1 है। क्वेश्चन नंबर 1 कह रहा है कि फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा किस विजय की स्मृति में बनवाया गया था। ठीक है, तो फतेहपुर सिकरी में स्थित बुलंद दरवाजा जो है वो कौन सी विजय की स्मृति में बनाया गया था? गुजरात विजय की स्मृति में, बंगाल विजय की स्मृति में, काबुल विजय की स्थिति में, या फिर मालवा विजय की स्थिति में? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए है ना, करेक्ट आंसर हो जाएगा। फतेहपुर सीकरी में जो बुलंद दरवाजा बनाया गया था वो गुजरात विजय की स्मृति में। अब सबसे पहले अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि बुलंद दरवाजा के बारे में हम सारी इंपॉर्टेंट पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कि इस बुलंद दरवाजा का निर्माता कौन है। तो इस ये मुगल सम्राट जो है ना, मुगल सम्राट अकबर, अकबर ने जो है बुलंद दरवाजा का निर्माण करवाया। तो गुजरात विजय की जो स्मृति में बनाया था ना, ये 1572 से 73 ईस्वी के बीच में ये है ना बनाया गया था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसकी जो ऊंचाई है ना, बुलंद दरवाजा की जो ऊंचाई है वो कितनी है? ठीक है, ऊंचाई, तो ये आपको याद रखना है, इसकी ऊंचाई है 54 मीटर, 54 मीटर। ठीक है, और इसके अलावा आपको ये याद रखना है कि ये जो है ना आपके फतेहपुर सिकरी में है, जो कि ऊपर लिखा भी हुआ है। ठीक है ना, फतेहपुर सिकरी, फतेहपुर सिकरी में स्थित है। फतेहपुर सिकरी आपका कहाँ पड़ता है? तो फतेहपुर सिकरी आपका पड़ता है उत्तर प्रदेश में। ठीक है ना, उत्तर प्रदेश में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो ये आपको याद रखना है कि ये जो बुलंद दरवाजा जो है, ये दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार है। ठीक है ना, तो यहाँ पे लिख लीजिएगा दुनिया का सबसे ऊंचा, दुनिया का सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार, सबसे ऊंचा प्रवेश द्वार। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है फतेहपुर सिकरी के बारे में, कि फतेहपुर सिकरी में जो याद रखिएगा इसे यूनेस्को में शामिल किया गया। तो फतेहपुर सिकरी को यूनेस्को में कब शामिल किया गया? तो 1986 में। ठीक है, तो याद रखिएगा 1986 में यूनेस्को में शामिल किया गया, यूनेस्को में शामिल किया गया। ठीक है, और इसके अलावा याद रखिएगा कि फतेहपुर सिकरी में और जो अन्य स्मारक है वो कौन कौन है। ठीक है ना, अन्य स्मारक कौन कौन से हैं? जैसे कि आपका, जैसे कि बुलंद दरवाजा फतेहपुर सिकरी में, वैसे ही अगर मैं और भी अन्य स्मारक की बात करूँ तो और कौन कौन सा हो जाएगा? तो जैसे कि आपका हो गया बुलंद दरवाजा के अलावा जमा मस्जिद, जमा मस्जिद। ठीक है, सलीम चिश्ती की दरगाह, सलीम चिश्ती की दरगाह। ठीक है, इसके बाद जो है पंचमहल, पंचमहल, जोधा भाई का महल, ये सभी यहाँ पे है। ठीक है ना, जोधा बाई का महल। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला सुल्तान कौन था? तो गुजरात को जीतकर उसे दिल्ली सल्तनत में, ठीक है ना, दिल्ली सल्तनत की यहाँ पे बात हो रही है। ठीक है, तो दिल्ली सल्तनत में शामिल करने वाला सुल्तान कौन था? इल्तुतमिश, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, या मोहम्मद बिन तुगलक? तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, तो ये याद रखिएगा कि इसे दिल्ली सल्तनत में जो शामिल किया गया था, तो याद रखिएगा 1304 में। ठीक है, 1304 में जो है ना, याद रखिएगा इसे शामिल किया गया था। ठीक है, गुजरात को दिल्ली सल्तनत में 1304 में शामिल किया गया।
शामिल किया गया गुजरात को। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो गुजरात का जो ये था, इसका नेतृत्व कौन कर रहे थे? नेतृत्व, ठीक है, तो याद रखिएगा इसका नेतृत्व कर रहे थे उलुग खां और नुसरत खां। उलुग खां और नुसरत खान। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि ये जो लड़ाई हुई थी, ये जो ये हुआ था, ये किसके बीच हुआ था? तो ये अलाउद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी और किसके बीच हुआ था? तो याद रखिएगा अलाउद्दीन खिलजी और गुजरात पर जो है ना, कौन से वंश का शासन था? वाघेल राजवंश का। ठीक है ना, जिसके अंतिम राजा कौन थे? कर्णदेव। ठीक है ना, तो कर्णदेव के बीच हुआ था अलाउद्दीन खिलजी और कर्णदेव। कर्णदेव कौन था? तो याद रखिएगा कर्णदेव था वाघेला राजवंश का अंतिम हिंदू राजा, वाघेला वंश का अंतिम राजा। वाघेला वंश का अंतिम राजा। ठीक है, इसके बाद आपको ये याद रखना है कि अलाउद्दीन खिलजी के बारे में। तो अलाउद्दीन खिलजी का जो शासन काल था वो कब से कब तक था? शासन काल 1296 से लेकर के 1316 ईस्वी तक अलाउद्दीन खिलजी का शासनकाल था। ठीक है, और इसके बाद याद रखिएगा कि ये दिल्ली सल्तनत में जो खिलजी वंश था ना, तो याद रखिएगा ये खिलजी वंश का दूसरा शासक था। खिलजी वंश का दूसरा शासक, खिलजी वंश का दूसरा शासक। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि इसने जो है कौन सी उपाधि धारण की थी? उपाधि। ठीक है, तो इसने कौन सी उपाधि? सिकंदर सानी की। सिकंदर ए सानी, सानी की उपाधि धारण की। ठीक है, इसके बाद आपको ये याद रखना है कि इसने जो है अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया। ठीक ना, तो इसने किसका किसका निर्माण करवाया? ठीक है, तो याद रखिएगा इसने अलाई दरवाजा का निर्माण करवाया, अलाई दरवाजा का, अलाई दरवाजा का इसने निर्माण करवाया था। इसके बाद याद रखिएगा सीरी का किला का निर्माण इसी ने करवाया था, सीरी का किला। ठीक है, इसके बाद यहाँ पे इल्तुतमिश का शासनकाल याद रखिएगा। तो ये भी आपके जो है ना, ये भी आपके दिल्ली सल्तनत के शासक थे 1211 से लेके 1236 ईस्वी तक। ठीक है, 1211 से लेकर के 1236 ईस्वी तक ये इल्तुतमिश का शासनकाल था। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बलबन की बात करूँ तो याद रखिएगा बलबन का शासनकाल था 1266। ठीक है ना, 1266 से लेकर के 1266 से 87 तक था। ठीक है ना, 1287 ईस्वी तक इसका शासनकाल। इसके बाद आ जाते हैं मोहम्मद बिन तुगलक। तो मोहम्मद बिन तुगलक का शासनकाल था 1325 से 1351, 1325 से 1351 ईस्वी तक। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की। अगला क्वेश्चन हमारा कह रहा है कि नोबेल शांति पुरस्कार कहाँ प्रदान किया जाता है? ओस्लो, पेरिस, लंदन या स्टॉकहोम? तो ऑप्शन हमारा ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। नोबेल शांति पुरस्कार जो है ना, शांति पुरस्कार बोल रहे हैं। ठीक है ना, नोबेल का जो शांति पुरस्कार है ये आपके ओस्लो में प्रदान किया जाता है। ठीक है, तो इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद है, तो जो ओस्लो है ना, याद रखिएगा ये नॉर्वे की राजधानी है। ठीक है ना, नॉर्वे की राजधानी है, राजधानी है। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो बाकी जितने भी श्रेणी के, सिर्फ नोबेल का जो शांति पुरस्कार है ये ओस्लो में दिया जाता है, बाकी सभी श्रेणी के पुरस्कार, पुरस्कार
स्टॉक होम में दिए जाते हैं, दिए जाते हैं। ठीक है, दिए जाते हैं। ठीक है, स्टॉक होम आपका कहाँ पड़ता है? तो ये आपका स्टॉक होम पड़ता है स्वीडन में, स्वीडन में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि नोबेल पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी, ये कब हुआ था? ठीक है, तो याद रखिएगा। तो हम यहाँ पे है ना नोबेल पुरस्कार के बारे में बात करेंगे, तो मैं यहाँ पे लिख देती हूँ नोबेल पुरस्कार, नोबेल पुरस्कार। ठीक है, तो यहाँ पे सबसे पहले याद रखिएगा कि इसकी इस पुरस्कार की जो शुरुआत हुई थी ना, वो कब हुई थी? तो इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में। ठीक है, इस पुरस्कार की शुरुआत 1901 में हुआ था। इसके बाद याद रखिएगा कि ये किसकी याद में जो है ना ये पुरस्कार दिया जाता है, किसकी याद में? किसकी याद में ये पुरस्कार दिया जाता है? तो याद रखिएगा, ये दिया जाता है आपके अल्फ्रेड नोबेल की याद में। ठीक है ना, अल्फ्रेड नोबेल, अल्फ्रेड नोबेल। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे आपको ये याद रखना है कि जब इसकी शुरुआत हुई थी 1901 में, तब सिर्फ 5 श्रेणियों में दिया जाता था। ठीक है ना, 1901 में, 1901 से सिर्फ 5 श्रेणियों में दिया जाता था, सिर्फ 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता था। ठीक है, लेकिन उसके बाद याद रखिएगा कि जो 1968 में जो है ना, याद रखिएगा इसकी जो है ना 5 श्रेणियों में तो 6 श्रेणियों में दिया जाने लगा। 1968 से 6 श्रेणियों में प्रदान किया गया। ठीक है, और 1901 से जो है ना, याद रखिएगा सिर्फ 5 श्रेणियों में प्रदान किया जाता था, और 1908 से 6 श्रेणियों में। तो 1908 में जो छठा श्रेणी को जोड़ा गया था, वो जोड़ा गया था अर्थशास्त्र को, अर्थशास्त्र। तो ये बहुत बार पूछा गया। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ तो नोबेल पुरस्कार जो है वो कितने श्रेणियों में दिया जाता है? कौन कौन से इसमें दिया जाता है? तो पहला याद रखिएगा, ये चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है, चिकित्सा के क्षेत्र में। दूसरा याद रखिएगा, ये भौतिकी के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, तीसरा याद रखिएगा, ये आपके रसायन के क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, चौथा याद रखिएगा, ये दिया जाता है आपके साहित्य के क्षेत्र में, साहित्य के क्षेत्र में। पांचवा याद रखिएगा, साहित्य हो गया शांति के क्षेत्र में। और जो छठा है ना, ये आपका याद रखिएगा अर्थशास्त्र के क्षेत्र में। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो नोबेल पुरस्कार है, तो सबसे पहले प्राप्तकर्ता कौन है? सबसे पहले प्राप्तकर्ता पूछे, या फिर सबसे पहले जो है ना, याद रखिएगा सबसे पहला भारतीय कौन था? ठीक है, ये भी पूछे, तो दोनों सेम ही है। तो सबसे पहले प्राप्तकर्ता हुए रविन्द्रनाथ टैगोर, रविंद्रनाथ टैगोर। ठीक है, और याद रखिएगा रविंद्रनाथ टैगोर को है ना 1913 में जो है ये पुरस्कार मिला था साहित्य के क्षेत्र में। ठीक है, तो रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में, ठीक है, 1913। ठीक है, 1913 में जो है ना, याद रखिएगा इन्हें ये पुरस्कार मिला था। कौन से क्षेत्र के लिए? साहित्य के क्षेत्र के लिए। ठीक है, पहला ये नाम याद रखिएगा। ठीक है, इसके बाद और भी जैसे नाम है, दूसरे नंबर पे सीवी रमन हो गया। ठीक है ना, मदर टेरेसा हो गई, अमर्त्य सेन हो गए, तो इन सभी को भी नोबेल पुरस्कार मिला हुआ है। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि भारत की वित्तीय प्रणाली में नाबार्ड का प्राथमिक कार्य है। तो भारत की वित्तीय प्रणाली में नाबार्ड का प्राथमिक कार्य क्या है? तो ऑप्शन ए कह रहा है व्यक्तिगत किसानों को सीधे ऋण देना। ऑप्शन बी कह रहा है कृषि आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडारण का प्रबंधन। ऑप्शन सी कह रहा है कृषि और ग्रामीण विकास के लिए पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना। और ऑप्शन डी कह रहा है वाणिज्य बैंकों के लिए कृषि ऋण को विनियमित करना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कृषि और ग्रामीण
विकास की पुनर्वित्त सहायता प्रदान करना। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए ऑप्शन ए जो क्या कह रहा है कि व्यक्तिगत किसानों को सीधे ऋण देना। तो नाबार्ड को किसी भी है ना, किसी भी व्यक्तिगत को ना या फिर किसी भी किसान को सीधे लोन नहीं देता है। ठीक है ना, ये जो लोन देता है नाबार्ड, जो लोन देता है, ये ऋण देने का, ऋण जो देता है ना, यहाँ से मैं बता रही हूँ। ठीक है, ऋण देता है जो है ना, याद रखिएगा, ये व्यापारिक, सहकारी और जो क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों का काम है। ठीक है, तो यह काम किसका है? व्यापारिक, क्षेत्रीय, क्षेत्रीय ग्रामीण और सहकारी बैंकों का काम है। और सहकारी बैंकों का काम है। इसका ऑप्शन बी क्या कह रहा है कि कृषि आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करना। ठीक है, तो कृषि आयात के लिए विदेशी मुद्रा भंडार का प्रबंध करना का जो काम है ना, ये कौन करता है? तो ये प्रबंध करने का काम जो है, ये काम जो है ना, ये आरबीआई का काम है। ठीक है ना, ये आरबीआई का काम है। ठीक है, और जो आपका तीसरा तो मैं बता ही चुकी हूँ। चौथा की बात करूँ तो यह देखिएगा, ये वाणिज्य बैंकों को कृषि ऋण को विनियमित करना। ठीक है ना, ये भी आपके आरबीआई का काम होता है। ठीक है, ये भी जो है आपके आरबीआई की ही रिस्पॉन्सिबिलिटीज है। ठीक है, अब हम बात करते हैं नाबार्ड के बारे में। ठीक है, तो नाबार्ड के बारे में यहाँ पे ले लेते हैं। तो सबसे पहले इसकी स्थापना कब हुई थी? तो इसकी स्थापना है ना 12 जुलाई, 12 जुलाई 1982 को इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, नाबार्ड का जो मुख्यालय है वो कहाँ है? ठीक है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय है मुंबई। मुंबई यानी कि महाराष्ट्र। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि नाबार्ड का जो फुल फॉर्म होता है ना, वो क्या होता है, मैं यहाँ पे लिख देती हूँ। ठीक है ना, हिंदी इंग्लिश में। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट। ठीक है, नेशनल बैंक, नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट, डेवलपमेंट। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त की व्यवस्था 1793 में किसने लागू की थी? तो बंगाल में अस्थाई बंदोबस्त, ठीक है ना, अस्थाई बंदोबस्त जो है वो लागू किया था कब? 1793 में। तो ये किसने लागू किया था? क्लाइव ने, वॉरेन हेस्टिंग ने, वेलेस्ली ने, या कार्नावालिस? तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कार्नावालिस ने। ठीक है, देखिए सबसे पहले अगर मैं बात करूँ ना, तो जो आपका ये जो अस्थाई बंदोबस्त है, ठीक है ना, तो ये जो लागू हुआ था, ये लागू हुआ था 1793 में। ठीक है, 1793 में लागू हुआ था। लेकिन ये लागू जो हुआ था ना, वो सबसे पहले कहाँ कहाँ था? बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया था। ठीक है, बंगाल, बिहार और उड़ीसा में लागू किया गया। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो ये जो अस्थाई बंदोबस्त था, इसमें जो है ना राजस्व का, अगर मैं हिस्सा की बात करूँ, राजस्व हिस्सा का क्या इसका ये था, ये आपको याद रखना है, राजस्व हिस्सा। ठीक है, तो यहाँ पे राजस्व हिस्सा के बारे में ये याद रखिएगा कि इसमें जो है ना कुल टैक्स, ठीक है ना, कुल टैक्स का, कुल टैक्स का 89% कंपनी, 89% यानी कि 10/11, ठीक है ना, 11 भाग, 10/11 भाग जो है ये कंपनी के पास जाता था, कंपनी के पास जाता था। ठीक है, और जो आपका 11% भाग है ना, 11% भाग ये जमींदार रखते थे।
जमींदार रखते हैं। अच्छा, ये जो था ना, ये आपका अस्थाई बंदोबस्त था, ठीक है। इसके बाद अगर मैं यहीं पे अगर मैं रैयतवारी व्यवस्था की बात करूं, रैयतवारी, ठीक है, रैयतवारी व्यवस्था। तो रैयतवारी व्यवस्था की अगर मैं बात करूं, ये लागू कब हुआ था और इसे किसने किया था? तो ये लागू हुआ था 1820 में, ठीक है। और इसको किया किसने था? थॉमस मुनरो ने। थॉमस मुनरो ने, ठीक है। तो ये हो गया आपका रैयतवारी। दूसरा आपको याद रखना और कौन सा हो जाएगा? महलवारी। महलवारी व्यवस्था, ठीक है। तो महलवारी व्यवस्था की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो है ना कब लागू हुआ था, ठीक है। इसको मतलब कि इसको लागू किसने किया था? तो इसको लागू किया था, याद रखिएगा, ये आपके होल्ट मैकेंजी ने, ठीक है। ये महलवारी व्यवस्था को लागू किसने किया था? तो उनका नाम है होल्ट, होल्ट मैकेंजी, ठीक है। तो होल्ट मैकेंजी ने इसे लागू कब किया था? तो याद रखिएगा 1822 में, ठीक है। तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है कि होजागिरी नृत्य मुख्य रूप से भारत के किस राज्य में किया जाता है, ठीक है ना। तो होजागिरी नृत्य जो है ये भारत के कौन से राज्य में किया जाता है? त्रिपुरा, महाराष्ट्र, केरल या हिमाचल प्रदेश? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन हमारा ए, करेक्ट आंसर हो जाएगा त्रिपुरा में, ठीक है। और ये जो होजागिरी नृत्य है ना, इसके बारे में याद रखिएगा कि ये त्रिपुरा के रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है ना, रियांग समुदाय द्वारा, रियांग समुदाय द्वारा किया जाता है, ठीक है। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसमें क्या होता है कि सर पर एक बोतल और हाथ में जलता हुआ दिया रखकर मिट्टी के घड़े के ऊपर जो है ना खड़े होकर नृत्य करती है, ठीक है। तो ये जो होजागिरी में होता है क्या है? तो याद रखिएगा, सर पर एक बोतल, सर पर एक बोतल और हाथ में जलता हुआ, और हाथ में जलता हुआ दिया रखकर, दिया रखकर, है ना। ये मिट्टी के घड़े के ऊपर खड़े होकर नृत्य करती है, मिट्टी के घड़े के ऊपर, घड़े के ऊपर पैर रखकर नृत्य करती है, पैर रखकर नृत्य करती है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा, तो त्रिपुरा के और भी अन्य लोक नृत्य में कौन कौन सा हो जाएगा? तो याद रखिएगा, गरिया नृत्य, गरिया नृत्य। इसके बाद याद रखिएगा झूम नृत्य, झूम नृत्य, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा आपका जो है ना बिज्जू नृत्य, चिराव नृत्य, बिज्जू नृत्य, ये सब आपके त्रिपुरा का लोक नृत्य है, ठीक है ना। संगराई नृत्य, संगराई नृत्य, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है, इसके बाद हम केरल की बात करेंगे तो याद रखिएगा केरल का जो लोक नृत्य है वो कौन कौन सा हो जाएगा। तो सबसे पहले याद रखिएगा थेयम, थेयम जो है ना ये केरल का लोक नृत्य है, थेयम, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा कलारी पेयटू, कलारी पेयटू, ठीक है। और इसके बाद याद रखिएगा कुडियाट्टम,
कोडियाटम, ठीक है। हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य जगह नहीं है तो मैं नहीं लिख पा रही हूँ, ऐसे में कोशिश कर रही हूँ कि हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य, ठीक है, नीचे लिख देती हूँ। तो हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य में आ जाएगा आपका नाटी, ठीक है, डांगी नृत्य, छम नृत्य, इसके बाद याद रखिएगा आपका और कौन सा हो जाएगा, छरबा, ठीक है। तो ये आपको याद रखना है, ये आपके जो है ना हिमाचल प्रदेश का लोक नृत्य है, ठीक है। एक महाराष्ट्र का बच गया, तो महाराष्ट्र में आपका जैसे हो गया आपका पोवाड़ा, ठीक है ना, तो ये आपके महाराष्ट्र का लोक नृत्य हुआ। तो यहाँ पे ऊपर लिख देती हूँ महाराष्ट्र के लोक नृत्य, ठीक है। तो महाराष्ट्र के लोक नृत्य में आपका आ जाएगा जैसे कि कोली नृत्य, कोली नृत्य हो गया, ठीक है। इसके बाद हो गया लावनी, लावनी हो गया, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा तमाशा हो गया, पोवाड़ा, ठीक है ना। तो ये सभी जो है ना ये महाराष्ट्र का लोक नृत्य है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, कोशिकाएं शिथिल रूप से व्यवस्थित होती है। तो देखिए ये जो है ना ये जो है ना आपको क्या बोला है कि इसकी विशेषता नहीं है, तो इसकी विशेषता, ये उपकला उत्तक की विशेषता नहीं है, ये संयोजी उत्तक की विशेषता है, ठीक है ना, संयोजी उत्तक की विशेषता है, उत्तक की विशेषता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले अगर मैं उत्तक की बात करती हूँ तो यहाँ पे याद रखिएगा कि उत्तक, ठीक है ना, तो यहाँ पे मैं आपसे ना जंतु उत्तक भी पूछ रही हूँ, ठीक है ना, जंतु उत्तक। तो याद रखिएगा जंतु उत्तक कितने प्रकार के होते हैं, तो ये होता है आपके 4 प्रकार का होता है, ठीक है ना, 4 प्रकार का होता है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि एक होता है आपका उपकला उत्तक, इसके बाद दूसरा हो गया आपका संयोजी उत्तक, तीसरा हो गया आपका याद रखिएगा पेशीय उत्तक, और चौथा जो हो गया ये आपका कौन सा हो गया, तंत्रिका उत्तक। ये 4 प्रकार के ही उत्तक होते हैं, ठीक है। तंत्रिका उत्तक के बारे में याद रखिएगा कि इसका काम होता है शरीर के एक भाग से दूसरे भाग तक के है ना संदेश को है ना पहुंचाना बहुत जल्दी, ठीक है। और इसकी जो है ना याद रखिएगा इसकी जो मुख्य कोशिकाओं को जो है ना क्या कहा जाता है, न्यूरॉन कहा जाता है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा आपका हो गया तंत्रिका कोशिका, तो हो गया संयोजी उत्तक की बात करते हैं, ठीक है। सॉरी पेशीय उत्तक, तीसरे नंबर पे पेशीय उत्तक है। तो ये क्या करता है हमारे शरीर में जो भी मूवमेंट के लिए जो है ना ये जिम्मेदार होता है कौन, पेशीय ऊतक, ठीक है ना। तो इसमें एक ऐसा प्रोटीन होता है जो सिकुड़ता रहता है और फैलता रहता है, ठीक है। तो याद रखिएगा पेशीय ऊतक ये हुआ। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा आपका संयोजी ऊतक। तो याद रखिएगा जो संयोजी ऊतक वो होता है कि इसमें जो है ना जो कोशिकाएं होती है वो लूजी पैक्ड होती है, ठीक है ना। तो ये आपके जो है ना ये उपकला ऊतक की नहीं बल्कि संयोजी ऊतक का उदाहरण है। और उपकला उत्तक के बारे में बात करें तो याद रखिएगा कि ये जो है ना शरीर के बाहरी अंग जैसे त्वचा हो गया और जो आंतरिक अंगों की परतों को है ना ढकने का काम करता है। तो याद रखिएगा शरीर के बाहरी अंगों और बाहरी अंगों और परतों को ढकने और उनकी रक्षा करने का काम करता है, ठीक है ना। बाहरी अंगों की परतों और बाहरी अंगों की परतों, बाहर बाहरी अंगों की परतों, ठीक है ना, बाहरी अंगों की परतों को ढकने का काम करती है, ढकने का काम करती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ।
और हाँ, एक चीज और याद रखिएगा कि जो उपकला उत्तक है ना, ये आपके जो है ना त्वचा हो गया, मुंह के अंदर की जो परत हो गई, और और जो है ना वृक्क नलिका हो गई ना, इसको ये क्या करती है, ये ठीक करता है। ठीक है, तो ये चीज आपको याद रखना है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन हमारा क्वेश्चन नंबर 8 है। क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि सूची 1 को सूची 2 से मिलान कीजिए और सही उत्तर चुनिए। ठीक है, तो सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है। तो सूची 1 में आंदोलन दिया हुआ है और सूची 2 में आपको वर्ष दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पे अगर मैं बात करूँ, सबसे पहले तो पहला नाम है आपका चंपारण सत्याग्रह। ठीक है, तो चंपारण सत्याग्रह कब हुआ था? तो चंपारण सत्याग्रह हुआ था आपका 1917 में। ठीक है ना, यानी ये ए का क्या हो गया, ए का आपका हो गया 2। ठीक है, इसके बाद चंपारण सत्याग्रह में आपको ये याद रखना है कि ये है ना तिनकठिया प्रणाली की वजह से जो है ना ये चंपारण सत्याग्रह हुआ था। ठीक है ना, और ये गांधी जी का पहला सत्याग्रह था। ठीक है, गांधी जी का पहला सत्याग्रह। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा असहयोग आंदोलन। ठीक है, तो असहयोग आंदोलन कब हुआ था? तो असहयोग आंदोलन हुआ था 1920 में। ठीक है, तो ये हो जाएगा बी का आपका हो जाएगा 1। ठीक है, असहयोग आंदोलन की अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा जो आपका जलियांवाला बाग हत्याकांड था, रॉलेट एक्ट था, ठीक है ना, इसकी खिलाफ जो है ना ये असहयोग आंदोलन हुआ था। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा चौरी चौरा कांड के बाद असहयोग आंदोलन को बंद कर दिया गया। ठीक है, इसके बाद आते हैं सविनय अवज्ञा आंदोलन। तो सविनय अवज्ञा आंदोलन हुआ था 1930 में। ठीक है, 1930 से 34, यानी कि ये हो जाएगा आपका सी का हो जाएगा 4। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा ये नमक बनाने पर जो है ना, ये उस पर जो टैक्स लगाया जाता था उसके खिलाफ ये हुआ था सविनय अवज्ञा आंदोलन। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा आपका लास्ट बचता है भारत छोड़ो आंदोलन। तो भारत छोड़ो आंदोलन हुआ था आपका 1942 में, यानी कि हो जाएगा डी का हो जाएगा 3। ठीक है, तो यहाँ पे भारत छोड़ो आंदोलन जो हुआ था ये 1942 में हुआ था, और इसी में भारत छोड़ो आंदोलन में ही गांधी जी ने यह नारा दिया था, करो या मरो का नारा दिया था इसी में। करो, करो या मरो का नारा दिया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि थबल चोंगबा किस भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? ठीक है, तो थबल चोंगबा जो है कौन से भारतीय राज्य का लोक नृत्य है? मिजोरम, पश्चिम बंगाल, गोवा या फिर मणिपुर? तो इसका करेक्ट आंसर हो, तो ऑप्शन हमारा डी करेक्ट आंसर हो जाएगा मणिपुर का। ठीक है, मणिपुर के लोक नृत्य के अगर बारे में बात करो तो याद रखिएगा मणिपुर का और भी लोक नृत्य है, जैसे कि अगर मैं बात करूँ तो हो गया आपका पुंग चोलम। ठीक है ना, पुंग चोलम जो है ये मणिपुर का लोक नृत्य है। पुंग चोलम हो गया। इसके बाद याद रखिएगा आपका लाई हरोबा हो गया। ठीक है, इसके बाद हो गया जागोई हो गया। तो ये आपके मणिपुर का लोक नृत्य हो गया। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा गोवा का लोक नृत्य। तो गोवा का लोक नृत्य हो गया आपका जो है, याद रखिएगा फुगड़ी, कुणबी, देखनी। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा आपका और कौन सा हो गया, कुणबी, तरंग मेल। तो ये सब लोक नृत्य हो गया गोवा का। ठीक है, इसके बाद अगर मैं पश्चिम बंगाल की बात करूँ तो पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य आपका कौन कौन सा हो गया? तो ये हो गया आपका छौ, छौ नृत्य हो गया, बाउल हो गया। ठीक है, इसके अलावा अगर मैं बात करूँ, इसके बाद हो गया आपका कीर्तन। ठीक ना, इसके बाद हो गया आपका लाठी। तो ये हो गया आपके पश्चिम बंगाल का लोक नृत्य। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ मिजोरम,
तो मिजोरम का लोक नृत्य आपका कौन कौन सा हो गया, नीचे लिख देते हैं। ठीक है, तो मिजोरम का लोक नृत्य हो चेराव। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा चेलम। ठीक है, इसके बाद याद रखिएगा आपका है ना कुआलम। कुआलम, ठीक है। इसके बाद याद रखिएगा आपका और कौन सा हो गया, और आपका हो गया एक दो, मुझे याद नहीं आ रहा, जैसे कि हाँ जांग तलम। तो ये आपके मिजोरम का लोक नृत्य हो गया। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जो प्रोग्राम एक सिस्टम के फंक्शन को दूसरे सिस्टम पर नकल करेगा उन्हें क्या कहते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा जो है ना याद रखिएगा इम्यूलेटर जो है ना ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि सिम्युलेटर मतलब क्या होता है। इसका ये मतलब होता है कि किसी सिस्टम की जो बाहरी अगर मैं बात करूँ कि जो परिस्थितियां होती है, व्यवहार होता है ना, उसको नकल करता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा यह केवल सिस्टम की बाहरी परिस्थितियों और व्यवहार की नकल करता है। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो जो आपका पीसीबी है, ठीक है ना, तो पीसीबी ये क्या है, तो इसका जो पूरा नाम होता है ना वो होता है प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है ना, पूरा नाम प्रिंटेड प्रिंटेड सर्किट बोर्ड। ठीक है, और इसके बाद अगर मैं इम्यूलेटर की बात करूँ तो याद रखिएगा ये किसी कोड या डेटा है ना, कोड डेटा या फिर जो है ना याद रखिएगा सिस्टम की जो है ना परफॉर्मेंस का क्या करता है, जांच करने वाला टूल होता है। ठीक है ना, तो याद रखिएगा ये आपका होता है इवेल्युएटर, ऑप्शन बी। बी बी वाला क्या कहता है, यह किसी कोड डेटा या सिस्टम की परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस मूल्यांकन करने वाला। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत के संविधान के निम्नलिखित में से किस अनुच्छेद में अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण का प्रावधान दिया गया है। तो ऑप्शन हमारा डी है ना करेक्ट आंसर हो जाएगा, अनुच्छेद 235। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि अनुच्छेद 225 में क्या कहा गया है? तो यहाँ पे याद रखिएगा ये उच्च न्यायालयों की आधिकारिकता से संबंधित है। ठीक है ना, उच्च न्यायालय की आधिकारिकता आधिकारिकता से संबंधित। ठीक है, इसके बाद अगर मैं बात करूं तो याद रखिएगा कि आर्टिकल 245, तो 245 में क्या कहा गया, इसमें कहा गया संसद और राज्य विधानमंडल द्वारा बनाए गए कानून का विस्तार है। ठीक है ना, तो संसद और राज्य विधानमंडल
मंडलों द्वारा बनाए गए कानूनों का विस्तार। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा 255। तो 255 में है जो इसमें क्या हुआ है कि जैसे राष्ट्रपति या फिर जो राज्यपाल की जो मंजूरी होती है ना, जैसे कि मान के चलिए भारतीय संविधान की अगर मैं बात करूं, तो मान के चलिए कि कुछ कानून या जो विधेयक ऐसे होते हैं जिसमें विधानसभा या फिर जो संसद में जो पेश करने से पहले किसकी मंजूरी होती है, राष्ट्रपति, या फिर जो है अगर विधानसभा में पेश हो रहा है तो राज्यपाल का, और अगर मैं बात करूँ संसद में हो रहा है तो राष्ट्रपति का जो है ना ये मंजूरी लेना जरूरी होता है। ठीक है। तो ये किस आर्टिकल के तहत, आर्टिकल 255 की तहत। ठीक है ना। तो इसी में क्या कहा गया, तो इसमें कहा गया सिफारिश और पूर्व मंजूरी के संबंध में। पूर्व मंजूरी के संबंध में। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि फीफा विश्व कप 2026 की मेजबानी कौन से देश करेगा। तो फीफा विश्व कप 26 की मेजबानी 3 देश करेंगे। तो वो 3 देश कौन कौन से हैं। तो ऑप्शन ए कह रहे हैं अमेरिका, ब्राजील और चिली। ऑप्शन बी कर रहा है अर्जेंटीना, ब्राजील और अमेरिका। ऑप्शन सी कह रहा है कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको। और ऑप्शन डी कनाडा, अमेरिका और ब्राजील। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन आपका सी जो है ना ये करेक्ट आंसर हो जाएगा। कनाडा, अमेरिका और मेक्सिको जो है ये 3 देश मिलकर करेंगे। इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि ये जो मेजबानी हुआ ये फीफा विश्व कप 2026, ये जो है ना 11 जून 2026 से 19 जुलाई 2026 के बीच ये खेला जाएगा। ठीक है। तो याद रखिएगा ये आपका खेला कब जाएगा, तो याद रखिएगा 11 जून 2026 से 19 जुलाई 2026 के बीच खेला जाएगा। ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे आपको याद रखना है फीफा वर्ल्ड कप के बारे में, कि फीफा विश्व कप जो है ना फीफा विश्व कप जो है ना ये दुनिया की सबसे बड़ी है ना लोकप्रिय फुटबॉल प्रतियोगिता है। दुनिया की सबसे बड़ी लोकप्रिय फुटबॉल प्रतियोगिता। ठीक है। और याद रखिएगा इसकी जो शुरुआत हुई थी ना, इसकी शुरुआत कब हुई थी। ठीक है। तो इसकी शुरुआत हुई थी 1930 में। ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी, 1930 में हुई थी। और ये जो है ना हर 4 साल में एक बार आयोजित होता है। ठीक है। हर 4 साल में आयोजित होता है। हर 4 साल में आयोजित होता है। ठीक है। और इसके बाद अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि इसमें जो है ना जो पहला विश्व कप हुआ था 1930 में। ठीक है। तो ये कहाँ हुआ था, तो उरुग्वे में खेला गया था। ठीक है। तो याद रखिएगा पहला विश्व कप 1930 में उरुग्वे में खेला गया। उरुग्वे में खेला गया। ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन भारत के संविधान के अनुच्छेद 32 के संबंध में सही नहीं है। तो ऑप्शन ए कह रहा है यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है। ऑप्शन बी कह रहा है यह मौलिक अधिकारों का हिस्सा है। ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 32 के तहत देरी के आधार पर रीट याचिका अस्वीकृत नहीं हो सकती है। और ऑप्शन डी कह रहा है अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारण कानून के लागू होने पर भी लागू होती है, जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन डी हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा कि अनुच्छेद 32 के तहत सुरक्षा साधारण कानून के लागू होने पर भी लागू होती है, जिसका मौलिक अधिकारों से कोई संबंध नहीं है। तो ये जो है ना ये आपका गलत है। ठीक है।
तो देखिए जो आपका जो है ना आर्टिकल 32 जो है याद रखिएगा, ये आपके भाग 3 में मौलिक अधिकार के मौलिक अधिकार को लागू करने के लिए, ठीक है ना। तो याद रखिएगा ये आपके कौन से भाग में है? तो सबसे पहले याद रखिएगा ये आपके भाग 3 में, ठीक है ना। याद रखिएगा। इसके बाद आपको याद रखना है कि ये जो है आपका भाग 3 में आपका क्या है? मौलिक अधिकार। ठीक। तो भाग 3 में आपका मौलिक अधिकार है ना, तो ये कौन से अनुच्छेद में है? तो याद रखिएगा ये आपका आता है अनुच्छेद 12 से लेकर के 35 तक जो है ये आपका आता है मौलिक अधिकार, ठीक है। तो इसी आर्टिकल 32 में जो है याद रखिएगा, इसमें ये कहा गया है कि अगर मौलिक अधिकार यह नागरिकों को मौलिक अधिकारों के प्रवर्तन के लिए उपाय प्रदान करता है, और ये मौलिक अधिकारों का हिस्सा है आर्टिकल 32। और आर्टिकल 32 के तहत जो है ना देरी के आधार पर रीट याचिका अस्वीकृत नहीं हो सकती है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में कौन सी पर्वत श्रृंखला केवल एक ही राज्य में फैली हुई है? सतपुड़ा, अजंता, सह्याद्री या फिर अरावली? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा बी करेक्ट आंसर हो जाएगा, अजंता, ठीक है। तो अजंता की अगर मैं बात करूँ तो ये केवल एक ही राज्य में फैली हुई है, ठीक है ना। तो अजंता पर्वत जो है ना ये आपके महाराष्ट्र में है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि ये दक्कन के पठार का हिस्सा है। दक्कन के पठार का हिस्सा है, ठीक है। और ये पहाड़ जो है ना ये बेसाल्टिक चट्टानों के है ना, बेसाल्टिक चट्टानों से बना है। बेसाल्टिक चट्टानों से बना है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे याद देखिएगा सह्याद्री। तो जो सह्याद्री पर्वत है ना ये कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है? तो ये 6 राज्यों में फैला है, ठीक है। तो सह्याद्री 6 राज्यों में फैला, तो वो 6 राज्य कौन कौन से हो गए? तो हो गया गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, कर्नाटक, केरल और तमिलनाडु, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ यहाँ पे तो यह देखिएगा सतपुड़ा। सतपुड़ा जो ये कौन कौन से राज्य में फैला हुआ है? तो ये गुजरात, महाराष्ट्र, इसके बाद हो गया आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़। मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में फैला है, छत्तीसगढ़ में फैला हुआ है, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो यहाँ पे यह देखिएगा अरावली। तो अरावली जो है ना ये आपके जो है गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली में फैला हुआ है। अरावली यहाँ पे लिखती हूँ, गुजरात, राजस्थान। राजस्थान में 80% तक इसका अरावली का 80% भाग जो है ये राजस्थान में फैला हुआ है। गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और दिल्ली। हरियाणा और दिल्ली, दिल्ली तक फैला हुआ है, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ। अगला क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक था जो भारत में मुसलमानों के पुनरुत्थान के लिए काफी हद तक जिम्मेदार था? तो मोहम्मद इकबाल, अब्दुल गफ्फार खान, सैयद अहमद खान या मिर्जा गुलाम खान, गुलाम अहमद? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, तो ऑप्शन हमारा सी करेक्ट आंसर हो जाएगा, सैयद अहमद खान, ठीक है। तो सैयद अहमद खान जो याद रखिएगा ये अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक है। तो अगर मैं बात करूँ तो ये जो है ना इसकी स्थापना कब हुई है? 1817 से 1898 के बीच हुआ था, ठीक है। इसके अलावा अगर मैं बात करूँ तो याद रखिएगा कि सर सैयद अहमद खान ने जो याद रखिएगा 1875 में, ठीक है।
1875 में अलीगढ़ में, ठीक है। 1875 में अलीगढ़ में जो है, याद रखिएगा, इन्होंने मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना की। ठीक है। तो गाइस आज का सेशन यही कंप्लीट होता है। यहाँ से रिलेटेड कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी दिक्कत है तो आप मुझसे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जरूर रिप्लाई करूंगी। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है, अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव था तो प्लीज चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें एंड बेल आइकन पर जरूर क्लिक कर लें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।